यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीजेस एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा। इसका क्वेश्चन 100% आता ही है, मेरे ख्याल से हर अटेम्प्ट में आता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लीज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले लीज का मीनिंग क्या है? लीज का मतलब बेटा, लीजेस क्या होते हैं बेटा? एग्रीमेंट्स होते हैं। सर किस चीज का एग्रीमेंट करना है? हम तो पार्टनरशिप भी सुना है एग्रीमेंट होता है, हमारे तो रेंट के भी एग्रीमेंट होते हैं। तो बेटा लीज का भी कोई स्टाम्प पेपर पे मान लो एग्रीमेंट हो गया हमारे, जहां पर एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को, तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को, तो दो पार्टीज आ गई। ठीक है, एक लेजर हो गया और एक लेजी हो गया। ठीक है, तो जहां पर एक पार्टी ट्रांसफर करती है, मतलब लेजर ट्रांसफर कर रहा है, अनादर पार्टी किसको ट्रांसफर कर रहा है बेटा? लेजी को ट्रांसफर करता है। अब क्या ट्रांसफर करता है बेटा? वो राइट ट्रांसफर करता है, राइट टू यूज एनी एसेट। क्या ट्रांसफर करता है? राइट ट्रांसफर करता है टू यूज एनी एसेट, कि आप हमारे इस एसेट को यूज कर सकते हैं। तो जहां पर हम हमारा एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं बेटा, एसेट ट्रांसफर तो मतलब सेल होना होता है। ऑब्वियस है, फिजिकल तो उसको हम देंगे ही देंगे डिलीवरी, फिजिकल जो पोजीशन है वो तो उसी के अंदर में जाएगा। बट जहां पर हम हमारा राइट टू यूज एनी एसेट ट्रांसफर कर देते हैं बिना ओनरशिप ट्रांसफर किए हुए, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तो वो तो सेल हो गई ना बेटा। अगेंस्ट और बदले में हमें मिलते हैं कंसीडरेशन, उन कंसीडरेशन को क्या बोला जाता है? लीज रेंटल्स बोला जाता है। ठीक है, वो कंसीडरेशन हमें सीरीज में मिल सकते हैं, टुकड़े 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 में हमें लीज रेंटल्स मिलते हैं। ठीक है ना, तो लीजेस ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जहां पर लेजर अपने कोई एसेट को यूज करने का राइट ट्रांसफर करता है किसी दूसरे पर्सन को जो कि लेजी है, और बदले में लेजी लेजर को क्या पे करता है? टाइम टू टाइम कंसीडरेशन पे करता है, डेट इज लीज के रेंटल्स पे करता है। ठीक है, और लेजी और लेजर की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, मैंने इसी डेफिनेशन में डिस्कस कर लिया। अच्छा, क्या लीज एक स्पेसिफाइड टर्म की होती है कि हाँ मैं 10 साल के लिए आपको ये एसेट यूज करने को ट्रांसफर कर रहा हूं? तो बिल्कुल बेटा, लीज हमेशा स्पेसिफाइड टर्म की होती है। ठीक है, उसको बोला जाता है लीज टर्म, उसका एक फिक्स इंटरवल होता है, 5 साल की लीज है, 15 साल की लीज है। ठीक है, लीज दो टाइप की होती है, एक ऑपरेटिंग लीजेस हो गई और एक फाइनेंशियल लीजेस होती है। नो, व्हाट आर ऑपरेटिंग लीज एंड व्हाट आर फाइनेंशियल लीज? और क्या इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है? द आंसर इज यस, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ है एग्जाम में। ऑपरेटिंग लीज की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं कि ये डेफिनेशन है, जो फाइनेंशियल लीजेस नहीं है वो ऑपरेटिंग लीज है, तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग लीज मींस लीज अदर देन फाइनेंशियल लीज। तो सारा मुद्दा ऑपरेटिंग लीज ने कहां शिफ्ट कर दिया? अपना फाइनेंशियल लीज पे शिफ्ट कर दिया। नाउ व्हाट आर फाइनेंशियल लीज? फाइनेंशियल लीजेस ऐसी लीजेस होती हैं बेटा जहां आप राइट टू यूज एसेट के साथ साथ रिस्क और रिवॉर्ड जो है उस एसेट से रिलेटेड वो भी ट्रांसफर करते हैं लेजी को। दोज लीजेस आर कॉल्ड फाइनेंशियल लीजेस। अब पता कैसे लगेगा कि साहब फाइनेंशियल लीजेस हैं या क्या है? तो साहब उसके लिए 5 इंडिकेटर हैं। हम अलोन ये नहीं कह सकते कि साहब हमने राइट टू यूज एसेट ट्रांसफर के साथ साथ हमने रिस्क और रिवॉर्ड भी ट्रांसफर कर दिया तो साहब वो फाइनेंशियल लीजेस हो जाएंगी, नहीं। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड का क्या क्राइटेरिया, हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए बेटा 5 इंडिकेशंस हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर लीज फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज। सिचुएशन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। लो बेटा, ये 5 इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताएंगे कि ये लीजेस फाइनेंशियल लीजेस हैं या नहीं है। इनमें से एक भी सिचुएशन, एक भी इंडिकेटर अगर फिट बैठ जाता है तो वो फाइनेंशियल लीज होगी। और एग्जामिनेशन में सवाल आए हुए हैं कि ये फाइनेंशियल लीज है, तो आपको 5 इंडिकेटर दिए थे, एक बार एग्जाम में सवाल आया था जिसमें 4 पॉइंट थे और चारों मजे की बात फाइनेंशियल लीजेस थे। व्हाट आर द इंडिकेटर्स? तो जहां आप लेजी को ऑटोमेटिक ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हायर परचेज, कि जहां पर बेटा हमने
डिलीवरी ऑफ एसेट तो बिगिनिंग ऑफ द लीज पे कर दी, बट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, जैसे ही लीज का टर्म खत्म हुआ, हमने अगले आदमी को उस एसेट का ऑनर भी बना दिया। तो एक तरह से वो जो एग्रीमेंट हुआ था जहां हमने कहा कि हम आपको एट द एंड ऑफ द लीज टर्म इस एसेट का मालिक बना देंगे, तो वो फाइनेंशियल लीजेज है। तो आपको फील आनी चाहिए कि सर उसने कहीं ना कहीं पूरी कॉस्ट अपनी रिकवर कर ली होगी। अगर मैंने किसी को ऑनर बना दिया कि जाओ तुम ही ऑनर हो गया, लीज टर्म खत्म, मैंने जो रेंटल लेने थे ले लिए, अब आप इस एसेट के ऑनर हैं, जाइए, तो कहीं ना कहीं बेटा मैंने एसेट की पूरी कॉस्ट तो रिकवर कर ही ली होगी, और उस एसेट का कंज्यूमर ही एक तरह से पूरा कंजम्पशन उसी बंदे ने करना है, तो फाइनेंशियल लीजेस है। सिचुएशन नंबर 2 है जहां पर लेजी को ऑनरशिप तो हम देंगे एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, और ऐसा एग्रीमेंट में लिख देते हैं ड्यू टू, पर एग्रीमेंट में हम लिखते ऐसा है कि हम आपको लीज टर्म के एंड पे ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम आपको परचेस का ऑप्शन देंगे उस वक्त एट ए वेरी नॉमिनल सी प्राइस पे। हम कहेंगे कि आप 500 रुपए देके अब अपना एसेट अपना पास ही रख सकते हैं, मतलब इस एसेट को ऑनर भी बन सकते हैं आप, और इट इज सर्टेन कि अगला बंदा ऑब्वियस है उसको एक्सरसाइज करेगा ही करेगा। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं जहां ऑटोमेटिक तो ट्रांसफर नहीं हो रही ओनरशिप, बट स्टिल दोज एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उनको भी फाइनेंशियल लीज बोलते हैं। द लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, जहां पे लीज टर्म और लाइफ ऑफ द एसेट है, सपोज जो लाइफ ऑफ एसेट है 20 साल है और लीज टर्म हो गया 17 साल का, ठीक है। मेजोरिटी की डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ पार्ट के लिए दे दिया, तो वो मुझे नहीं पता कि मेजोरिटी कहीं भी लिख नहीं रखा है बेटा, वो आपका इंटरप्रिटेशन है। तो मैं मान रहा हूँ 15 साल 17 साल, ठीक है, ये सब आपके मेजर पीरियड है, तो कहीं ना कहीं ये भी फाइनेंशियल लीज है, ठीक है। जहां पर फोर्थ इंडिकेटर ऑब्वियस है, मैंने कहा लीज है तो बेटा आप लीज के रेंटल लेंगे, आप रेंटल y1 y2 y3 y4 जितने भी साल लेंगे आप, हो सकता है 10 साल की लीज हो बट रेंटल 5 साल तक लें 8 साल तक लें, वो आपकी इच्छा। बट अगर मैं उन लीज रेंटल्स की आज प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूं और वो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के तकरीबन बराबर आ जाए, तो बेटा उस केस में वो लीज कौन सी मानी जाती है, फाइनेंशियल लीज। और एक एग्जांपल हमने आपको दिया था जहां एसेट स्पेशलाइज नेचर का है, जिसमें एम्बुलेंसेस का एग्जांपल मैंने आपको दिया था ओरिजिनल लेक्चर में, ठीक है, जहां एसेट स्पेशलाइज नेचर का है और जो हमने ऑब्वियस है लेजी के लिए ही तैयार किया है, एंड और लेजी के अलावा और किसी के यूज का भी नहीं है विदाउट मेकिंग मेजर मॉडिफिकेशन, तो वो फाइनेंशियल लीजेस है, ठीक है। अब आपका साहब लीज सपोज हमने जैसे तैसे करके एग्रीमेंट पढ़ के इन एग्रीमेंट में से इन पांचों में से एक भी इंडिकेटर मेरे को लग जाए तो फाइनेंशियल लीज है, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल लीज होगी तो फाइनेंशियल लीज के केस में लेजी की बुक्स में क्या एंट्री होगी और लेजर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, हम उन एंट्री पे चर्चा कर लेते हैं। लेजी की बुक्स में जो एसेट लेकर आया है बेटा, वो चाहे मालिक ना बना हो बट फिर भी सब्सटेंस कॉन्सेप्ट के तहत की सब्सटेंस ओवर फॉर्म को देखा जाए तो वो एसेट अपनी ही बुक्स में दिखाएगा। एसेट अकाउंट डेबिट की जगह हमने वर्ड यूज ले रखा है एसेट ऑन लीज अकाउंट, या यू कहूं लीज्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू लेजर अकाउंट। इंस्टीट्यूट जो पूछता है बस वो ये अमाउंट पूछता है बेटा कि भैया बच्चा ये अमाउंट निकालना सिखा दे तो बस सीए इंटरमीडिएट निकल जाएगा बच्चा, ठीक है। तो अमाउंट वुड बी लोअर ऑफ फॉलोइंग, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है आपका, इन दोनों में से इन दोनों में से कहां से होगा, ये तो सेम एंट्री का है। आपके ये जो दो लोअर अमाउंट है, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो आपको वहां पर लेना है। सर कौन सा अमाउंट लेना है बेटा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगी कि भैया आप जिस एसेट को लीज पर लाए हैं उसकी फेयर वैल्यू क्या है, एक तो उसका वो अमाउंट, और प्रेजेंट वैल्यू क्या है। सर किसकी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP लेजी। इसका मतलब मिनिमम लीज के पेमेंट जो लेजी को करने पड़ेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। सपोज मैं लेजी हूं और मैं मशीन लीज पे लेके आया हूं और उस मशीन पे मुझे 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 5 साल तक पे करना है, तो उस 1 लाख की जो मिनिमम लीज के पेमेंट जो मुझे करने हैं उनकी मैं जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं वो सेकंड पोर्शन में आएगा, ठीक है। और सेकंड पोर्शन और फर्स्ट पोर्शन को जब कंपेयर करेंगे तो जो दोनों में से लोअर है उससे आपकी एंट्री हो जाएगी। सॉरी MLP लेजी मतलब बेटा मैंने फिर कहा मिनिमम लीज पेमेंट जो लेजी को करने पड़ सकते हैं या करने पड़ेंगे, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा,
क्या उसमें लीज के रेंटल्स इंक्लूड होंगे? द आंसर इज यस, उसमें लीज के रेंटल्स इंक्लूड होंगे जो मुझे 1-1 लाख करके देने हैं। क्या उसमें गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी इंक्लूड होगी बाय लेजी, जो लेजी ने दे रखी है गारंटी कि साहब मैं आपको इसका स्क्रैप वैल्यू भी पे करूंगा, अगर इस तरह की गारंटी है तो साहब आपको वो भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एमएलपी इंक्लूड लीज रेंटल और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जीआरवी बाय लेजी। ठीक है, डाउन पेमेंट की एंट्री, वैसे ये सब एंट्रियां बेटा मुझे नहीं लगता आपसे पूछी जाएगी, बट स्टिल मैंने करा दी थी शायद। लेजर टू बैंक, ईयर एंड पे जब आप डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो डेप्रीशिएशन ऑन लीज एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट ऑन लीज अकाउंट। फाइनेंस चार्जेस ऑब्वियस है, आएंगे ही आएंगे लेजी की बुक्स में, तो लेजर अकाउंट डेबिट, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट से आ गया। फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट आ गया, और ये आपका जो किस्त है जो लीज रेंटल है वो आपको पे करना है, और पी एंड एल से ये दोनों चीजें राइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा कभी हो ना ऐसा कि भैया फेयर वैल्यू लोअर आ जाए, सपोज आप, मैंने जब आपको कहा 1 और 2 विच एवर इज लोअर, या तो 1 और 2 विच एवर इज लोअर, ऑलमोस्ट सम्स में वैसे तो सेकंड वाला पोर्शन ही क्या आएगा, लोअर आएगा, बट हो सकता है किसी एक आध सम में फर्स्ट लोअर आ जाए, तो इन दैट केस बेटा एसेट जो रिकॉर्ड होगा वो किस पर रिकॉर्ड होगा, ऑब्वियस है फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि फेयर वैल्यू ही लोअर आ रही है। तो ऐसे केस में बेटा आपको IRR, क्योंकि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको फाइनेंस चार्जेस भी पूछेंगे, और अगर आप फाइनेंस चार्जेस की शीट बनाएंगे इस फेयर वैल्यू को लेके और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके जो सवाल में गिवन, तो शीट कभी टैली नहीं होगी। ऐसे केस में आपको IRR रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, और IRR रिकैलकुलेट करने का पोर्शन आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शायद बजटिंग वगैरह में आपको, अब तो पूरा कोर्स पढ़ लिया है, तो LDR HDR वाला जो फॉर्मूला है उससे आपको IRR रिकैलकुलेट करना आना चाहिए। लो बेटा ये सारी बात मैंने बोल दी है, IRR वगैरह रिकैलकुलेट होगा। हाँ, लेजर की बुक्स में क्या होगा, तो लेजर की बुक्स में जो जर्नल एंट्री होगी, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट दिखाया जाएगा और उसके वहां से एसेट चला जाएगा। सर ये अमाउंट किस पे लेनी है, तो बेटा ये अमाउंट लेनी है नेट इन्वेस्टमेंट पे, तो आप देख पा रहे हैं मैंने नीचे लिख रखा है कि अमाउंट वुड बी नेट इन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय नेट इन्वेस्टमेंट साहब, ये क्या होता है, तो नेट इन्वेस्टमेंट होता है वही प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है बेटा, किसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। और अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है बेटा लेजर को क्या मिल सकता है, अब मैं लेजर की बुक्स की बात कर रहा हूं ना, तो लेजर को क्या मिल सकता है, तो क्या लेजर को लीज के रेंटल्स मिल सकते हैं, ऑब्वियस है मिलेंगे बेटा। तो लेजर को 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके एक तो लीज के रेंटल्स मिलेंगे। ठीक है, तो लीज रेंटल हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट, लीज रेंटल्स मिलेंगे। क्या लेजर को गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी मिलेगी, ऑब्वियस है बेटा, अगर गारंटी दे रखी किसी पार्टी ने तो इसको रेजिडुअल वैल्यू मिलने के बिल्कुल 100% चांसेस हैं। अच्छा वो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू चाहे तो उसे लेजी से भी मिल सकती है, या किसी और ने उस स्क्रैप को खरीदने का वादा ज्यादा अमाउंट में किया है तो थर्ड पार्टी से भी मिल सकती है। प्लस एक UGRV भी इसमें लिया जाता है बेटा, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। तो क्या अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू भी लेजर को मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, ऑल्दो इसके पास कोई एश्योरेंस नहीं होगा कि मुझे कौन देगा, बट एक एस्टिमेट होता है ना हमारे एसेट के लिए कि हमारा ये स्क्रैप है, हमको इसका स्क्रैप का ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलना चाहिए, और उस एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू में से जितनी गारंटी मिल गई वो अच्छी बात है, और अगर कुछ पोर्शन की गारंटी ना भी मिली तो जब तक एंड आएगा लीज टर्म का, ऑब्वियस है लेजर को लग रहा है कि हम इतना पोर्शन भी और कहीं ना कहीं से रिकवर करवा लेंगे, हम किसी और को स्क्रैप बेच के ये अमाउंट भी रिकवर करवा लेंगे। ठीक है, इसमें एक अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है, तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कुछ भी नहीं है बेटा, जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आप ले रहे हैं और उसकी जो पीवी निकाल रहे हैं जिसे कि आप नेट इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, उसी के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम बोला जाता है। और UGRV आपको पता है एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू माइनस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू बाय लेजर ये आएगा। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट था इसमें, सेल एंड लीज बैक। बेटा इसका एक ही एग्जाम्पल मॉड्यूल में दे रखा है इंस्टीट्यूट ने,
ठीक है। तो सेल एंड लीज बैक पे मैंने आपको शॉर्टकट दे रखा था कि 3 स्टेप्स होंगी, आप 3 स्टेप्स अगर फॉलो कर लो तो आप कोई सा भी सवाल कर सकते हैं सेल एंड लीज बैक का। वो 3 स्टेप में एक तो होता है, देखो बेटा पहला तो ये तो लिखना ही है, आपने अगर अपने एसेट बेचा है तो बैंक अकाउंट डेबिट जितने में भी बेचा टू एसेट अकाउंट, एसेट जितने की भी बुक वैल्यू है ऑब्वियस उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद आप ये सेल प्रोसीड्स हो गई। उसके बाद बस अब आप 3 स्टेप्स लगा लो। पहली स्टेप होती है बेटा इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो साहब एक असेट को आपने कितने पे कैरी कर रखा है और एक असेट की फेयर वैल्यू क्या है, और अगर आपने एसेट को ज्यादा अमाउंट पे कैरी कर रखा है जबकि उसकी फेयर वैल्यू तो कम है, तो बेटा अगर आप एसेट ना भी बेचते तो इतना अमाउंट तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस का पीएल से चार्ज होता ही होता, तो वो तो डाल दो पी एंड एल अकाउंट डेबिट कर दो इसमें। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट लॉस का अगर अमाउंट आता है तो पीएल डेबिट करा दो इस एंट्री में। फिर सेकंड स्टेप पे आप कैलकुलेट करेंगे क्या था डेफर्ड इनकम था। ठीक है, तो डेफर्ड इनकम कैसे निकालेंगे, अगर आपके एक एसेट जिसकी फेयर वैल्यू पता नहीं लाख रुपए है और बैंक ने उसको, जिसको भी आपने सेल किया है उसको 1,10,000 रुपए पे सेल कर दिया, तो बेटा ये मत मानो कि फेयर वैल्यू से ज्यादा कर दिया तो वो मेरा इनकम इसी साल की इनकम हो गई वो, ठीक है ना, कि हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया। कोई प्रॉफिट नहीं है बेटा, उस सेल प्रोसीड्स माइनस फेयर वैल्यू के डिफरेंस को कहां पर डाला जाएगा, उसको डेफर्ड इनकम में डाला जाएगा। कहां डाला जाएगा बेटा, डेफर्ड इनकम में। तो इसी एंट्री में आपको टू डेफर्ड इनकम भी लिखना है और उसके बाद आपका जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको पीएल अकाउंट में एडजस्ट करवाना है, आइदर ऑफ द साइड, या तो डेबिट साइड आए या फिर क्रेडिट साइड आए, कहीं पर भी इसका डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो हमने आपको 3 स्टेप्स लिखवा ही दी थी, कोई दिक्कत नहीं, और उससे रिलेटेड कुछ सम्स वगैरह हमने आपको एग्जांपल करवा ही दिए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट लीज। थैंक यू।